और ये भी ज्योग्राफी भी याद करते हो ऐसे? मैं पूछूं? दो रजिस्टर दो, मैं कल पूछूंगा, कल पक्का। आज आज ज्यादा हो जाएगा। अरे कल कल। चलो अब लो, एक बात और सुनो, देखो कल आप खूब सारे लोग क्वेश्चन लिख के लाए, थैंक यू। आपने इतने सारे लोगों ने क्वेश्चन लिखा, लिखोगे शुरू शुरू में सारे ही लिखोगे, शुरू शुरू में लिखते हैं, हर बैच के अंदर ही लिखते हैं। कल आप में से 101 लोग लिख के ले आए थे और सब में होड़ हो रही थी मेरे वाला चेक करो मेरे। हालांकि मैंने कहा और था कि एक बार खुद का लिख के फाड़ देना, पर ज्यादातर ने तो आपने खुद का लिख के वापस पढ़ा ही नहीं, क्योंकि आपको क्या, हर स्टूडेंट को गलतफहमी रहती है, खुद ही लिख के बाद में खुद को देख के कहता थू 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 थू। क्या लिखा है? ये जो मैंने प्रशस्ति लिखी है ना, इसकी होड़ कोई नहीं कर सके। प्लीज अपने वाले आंसर को दोबारा पढ़ लिया करें। और सुनो, देखो अपने आंसर लिखने होते हैं 100 शब्दों में या 50 शब्दों में, है ना। 15 वाले तो छोड़ दो भाई, एकदम फैक्चुअल आते हैं, या तो कितने में आते हैं 100 या कितने में आते हैं 50। मैं यदि इनकी बात करूं, बड़े वाले क्वेश्चन 100, हम जब पढ़ा करते थे या 2013 के अटेम्प्ट तक ये क्वेश्चन आते थे 200 शब्दों के क्वेश्चन, कितने के आया करते थे। और हमें दिलीप सर कहा करते थे कि 200 को 250 तक ले जाना यार, या 225 तक तो खींच ही लेना। कुल मिला के हम ये मानते दो पन्ने भर के आने। कितने पन्ने भर के आने? 2 पन्ने भर के आने। तो खूब सारी इधर उधर की बातें लिखा करते थे। आरपीसी को भगवान जाने किसने ये सलाह दी, और उसने आपके 200 वाले घटा के कितने कर दिए? 100 के कर दिए। इसलिए प्लीज किसी भी क्वेश्चन में इंट्रोडक्शन देने की कोशिश मत किया करो, है ना। आपकी और कभी सोचना आप, है ना, एक एक शब्द जब भी लिखो ना, गौर किया करो कि क्या ये नहीं लिखता तो पार पड़ जाती, क्या ये लिखा है तो इसका कोई असर पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा है। जब तक एक एक शब्द पे यूं ध्यान नहीं दोगे तब तक लिखना नहीं आएगा ढंग से। इसे कुंभा वाला क्वेश्चन था, आप शुरुआत की 30-40 शब्दों में लिखते हैं। मैंने क्वेश्चन दिया, कुंभा तत्कालीन भारत का सर्वश्रेष्ठ शासक था, उसकी उपलब्धियों के आधार पर इस कथन का मूल्यांकन कीजिए। स्टूडेंट लिखता है, हां कुंभा तत्कालीन भारत का सर्वश्रेष्ठ शासक था। उसकी राजनीतिक तथा सांस्कृतिक उपलब्धियों के आलोक में जब हम इस क्वेश्चन को, इस प्रश्न को जब हम देखेंगे या इस तथ्य को जब हम देखेंगे तो हमें यह जानकारी सही परिलक्षित होती है। वह मोकल तथा सौभाग्यवती परमार का सुपुत्र, गुहिल वंशी महान राजपूत स्वाभिमानी योद्धा और बहादुर राजा, जिसने न केवल युद्धों में बल्कि सांस्कृतिक उपलब्धियों में भी अपनी जो पताका थी या छाप थी वो छोड़ दी थी। इसलिए हां हम कह सकते हैं कि वह तत्कालीन भारत ही नहीं बल्कि तत्कालीन विश्व का भी सर्वश्रेष्ठ शासक था। शब्द गिन लेना, 45-46 शब्द हो जाएंगे। मुझे बता दो, इन 45-46 में एक भी ढंग की बात है जो कुंभा के बारे में बताती है आपको? एक भी शब्द जाया नहीं होना चाहिए। जब लिखो तो यूं सोचा कीजिए कि पेन की स्याही महंगी है, इसलिए एक भी ऐसा शब्द नहीं लिखूंगा कि स्याही खराब हो जाए और शब्द को मिटाना पड़ जाए। सोचना पड़ेगा, एक एक शब्द पे सोचा कीजिए। इसलिए 100 शब्दों वाले जो कोई क्वेश्चन हो, टू द पॉइंट, वेरी फर्स्ट लाइन से आंसर शुरू होना चाहिए, पहली लाइन से आंसर शुरू होना चाहिए आपका। अब एग्जैक्टली कुंभा वाला क्वेश्चन था, अब बांट लो उसकी कि उसकी राजनीतिक उपलब्धियां, सांस्कृतिक उपलब्धियां, ठीक है। सिंपल सीधा आप लिखना शुरू कीजिए कि रणबल की सहायता से अपने पिता की हत्या का बदला लेता है तथा जोधा के साथ आंवल बावल की संधि करना कुंभा की कूटनीतिज्ञता को दिखाता है या उसकी कूटनीति को प्रदर्शित करता है कि वो एक अच्छा इंटेलिजेंट आदमी था। सारंगपुर के युद्ध में महमूद खिलजी तथा बदनौर के युद्ध में चांपानेर संधि के गठबंधन को हराना उसके योद्धा होने का प्रमाण देता है। या इसी में पूरे लिख दो, बोले सारंगपुर युद्ध में महमूद खिलजी, बदनौर युद्ध में महमूद खिलजी और कुतुबुद्दीन शाह के गठबंधन को तथा नागौर के मुजाहिद खान और सिरोही के सैसमल देवड़ा को हराकर उसने अपने योद्धा होने का परिचय दिया। खत्म, 40 शब्द। पैराग्राफ चेंज कीजिए, लाइन चेंज कीजिए, क्योंकि अब बात नहीं बताएंगे, हम अलग बात बताएंगे। वापस लिखिए। और जब आपने ये लिखी, जब ये लिखते हो आपकी इसको हराकर उसने अपने योद्धा होने का प्रमाण दिया, इसकी अपेक्षा आप उसको लिखो उसने अपने हिंदू सुल्तान की उपाधि को सही साबित किया, आपने उसकी उपाधि भी बता दी। अब आप सांस्कृतिक वाले में गए, आप लिखिए उसके द्वारा बनाए गए विजय स्तंभ, मेवाड़ के 84 में से 32 किले,
जहां 32 किले लिखते हैं उसी कोष्टक में लिख दीजिए कुंभलगढ़, अचलगढ़, कोई दो नाम लिख दीजिए, रैंडम एक दो नाम उठा के लिख दीजिए आप। शांति आपका वो कुंभ स्वामी मंदिर आदि से हम उसे राजस्थान की स्थापत्य कला का जनक कह सकते हैं। कुंभा ने संगीत राज, कामराज रतिसार, एक आदि और कोई किताब रसिक प्रिया आदि की रचना कर खुद को अभिनव भट्टाचार्य तथा वीणा वादन प्रवीणनीय नव्य भट्ट सिद्ध किया। उसके दरबारी विद्वान, उसके दरबार में कन्या व्यास कोष्टक में उनकी किताब लिखो एकलिंग महात्म में, मंडन कोष्टक में कोई एक किताब लिखो वास्तुसार, गोविंद कोष्टक में कोई एक किताब लिखो कला निधि, सोमदेव सूरी, सोम सुंदर सूरी, एक आदि किसी का और नाम लिख दो, इतने नाम लिख दो। आदि की उपस्थिति उसे राणा रासो बताती है। सोमदेव सूरी, जयशेखर आदि जैन विद्वानों की उपस्थिति, विजय स्तंभ की तीसरी मंजिल में 9 बार अरबी भाषा में अल्लाह शब्द लिखा जाना उसके धर्मनिरपेक्ष होने का प्रमाण है। स्वयं शिव भक्त होने के बावजूद विष्णु के मंदिर बनवाना उसे परम भागवत या आदिवरा सिद्ध करता है। मैं कहूंगा शब्द 90 होंगे, 100 नहीं हो पाएंगे, बात तमाम आ जाएगी। एक भी ऐसी लाइन नहीं होगी जो उसमें कुंभा की काम की और आपकी नहीं आएगी। 100 वाला 90 में ही खत्म कर दिया जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। 95 105 के आसपास तक ही रहना चाहिए, पर इसके लिए खुद का लिखा हुआ एक आंसर 10 बार फाड़ के फेंकना पड़ेगा। ये जिगरा लाना पड़ेगा कि खुद ने 1 घंटे जो मेहनत की थी थोड़ी देर बाद में उस पर खुद ही थूक दोगी, बकवास है। हम में से ज्यादातर लोगों से ये हो नहीं पाता और हमको लगता है मेहनत की है, 1 घंटा लगाए इस आंसर को लिखने में या 15 मिनट लगाए, 20 मिनट लगाए, आप सर चेक करेंगे कल, सर बताएंगे। मैं कहता हूं आप अपने खुद के सबसे अच्छे एनालिसिस करने वाले हैं, आपसे बेहतर एनालिसिस कोई भी नहीं कर पाएगा। मैंने उस दिन भी कहा था खुद पढ़ने के बाद, खुद लिखने के बाद खुद एक बार पढ़ लिया करो, न्यूट्रल होके पढ़ लिया करो। यदि ये दूसरे की कॉपी होती तो मैं कितनी गलती निकाल देता, 3-4 गलतियां तो आप निकाल लोगे, फिर अपने साथी को किसी को दे दिया करोगे तू बता, यकीन मानिए वो 10-15 गलतियां निकाल देगा, क्योंकि वो कभी नहीं चाहेगा आपका आंसर अच्छा हो, है ना, वो गलतियां निकालेगा आपको। और यदि आपका दोस्त आपकी गलतियां नहीं निकाल रहा है तो मान के चलिए वो दोस्त नहीं है। वो यदि कह रहा है बहुत अच्छा है तो आप मानना कि इसके मन में पाप, और ये कह रहा है मैं खराब खराब ही सीख जाऊं, फिर आप मेरे पास ले आना, मैं उसके अंदर 4 कमियां और बता दूंगा। हमारा उद्देश्य लिखना नहीं है, उनके अंदर कमियां निकालना है। सही क्या गलत क्या बहुत दूर की कौड़ी है। आप कल पहली बार लिख के लाए थे, उसमें आप मुझे पूछ रहे थे सर सही क्या और गलत क्या है। मैंने किसी को आप में से नहीं कहा होगा गलत है, मैं सबको ही कर रहा था ठीक है ठीक है। मैं एनकरेज ही कर रहा था कि आप लिखो तो सही। सही गलत बहुत दूर होगा यार, कहां सही गलत यूं थोड़ी होता है। एक कोई आंसर लिखा, मैंने कहा कि कुंभा ये था, इसके बारे में लिख के लाए, आपने लिखा दूसरे दिन का ले पकड़ कर ले चेक, लिख दिया है सब कुछ अपन। नहीं, ऐसे नहीं होगा, लंबी दूरी तय करनी पड़ेगी। एक क्वेश्चन था राज प्रशस्ति, क्या क्वेश्चन था? रणछोड़ भट्ट तेलंग द्वारा लिखी गई नौचौकी नामक स्थान पर राजसमंद झील के पास लगाई गई प्रशस्ति, जो बापा रावल से लेकर राज सिंह तक मेवाड़ के राजाओं की जानकारी, कोमा या मेवाड़ तक के राजाओं, कोमा मुगल मेवाड़ संधि, कोमा प्रताप के छोटे भाई शक्ति सिंह, कोमा अकाल राहतकारियों की जानकारी देती है। तो सब 27 होंगे, तो 50 तक कैसे ले जा सकता है उस आंसर को? 50 होने ही नहीं चाहिए ना। अब आप यदि ये लिखते हो कि यह प्रशस्ति नौचौकी नामक स्थान पर स्थित है, यह प्रशस्ति राजसमंद झील के पास लिखी गई है, यह प्रशस्ति संस्कृत भाषा में लिखी गई है, यह प्रशस्ति संस्कृत का सबसे बड़ा काव्य है, यह प्रशस्ति बापा रावल से लेकर इस तक का वर्णन करती है, ये तो फिर नोट्स में और आपके आंसर में अंतर क्या है? मैंने आपको यह कहा था आंसर लिख के लाना, मैंने एक बार भी किसी को कहा कि नोट्स उतार लेना? भाई यदि मुझे नोट्स ही वापस लिखवाने होते तो मैं कह देता कि भाई मैंने लिखवा दिया उत्तर और अब ना वापस छाप लेना, याद कर लेना इसको। मैंने एक बार भी नहीं कहा। कोशिश कीजिए उसको उस प्रकार से ढाल सको कि संस्कृत का सबसे बड़ा महाकाव्य रणछोड़ भट्ट तेलंग द्वारा लिखित राजसमंद झील के पास नौचौकी नामक स्थान पर लगाया गया, जिसमें बापा रावल से लेकर राज सिंह तक मेवाड़ के राजाओं, कोमा मुगल मेवाड़ संधि, कोमा प्रताप के छोटे भाई शक्ति सिंह, कोमा राजसमंद झील के अकाल राहतकारियों की जानकारी मिलती है। जहां पे अकाल राहतकारी लिखते हो उसके कोष्टक में 1662 से 1676 लिख दो। जहां पर रणछोड़ भट्ट तेलंग लिखते हो उसी के कोष्टक में राज सिंह का दरबारी लिख दो। आ जाएगी बात है। पर ये तभी होगा जब खुद के लिख लिख के फाड़ोगे आप उत्तर, खुद के लिख लिख के खुद चेक करोगे आप उत्तर। एकता चंद्रसेन वाला
चंद्रसेन मारवाड़ का प्रताप कहा जाता है। क्या आप इस कथन से सहमत हैं? हाँ, हम इस कथन से सहमत। हाँ, हम इस कथन से पूरे सहमत। हम कौन है? कौन है हम? उस हम को यहां प्रस्तुत किया जाना चाहिए। वह कौन है जो ये निर्णय ले रहा है कि इतिहास को मैं बताऊंगा क्या है और क्या नहीं है? सिंपल लिखा जाए कि मारवाड़ के चंद्रसेन ने भी मेवाड़ के प्रताप की तरह अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की थी, इसलिए विश्वेश्वरनाथ रेऊ ने इसे मारवाड़ का प्रताप कहा है। क्योंकि दोनों आजीवन अकबर के खिलाफ संघर्ष करते रहे, दोनों ने छापामार युद्ध प्रणाली का सहारा लिया था, या और एक साथ दोनों ने छापामार युद्ध प्रणाली का अनुसरण करते हुए अकबर का सामना किया था। अपने भाइयों के विरोध तथा अकबर के अधिकतर राज्य पर कब्जा करने के बावजूद थोड़ी सी भूमि के बल पर लड़ते रहे थे। हालांकि दोनों को ही अपने राज्य के बाहर भी शरण लेनी पड़ गई थी। खत्म, पैराग्राफ चेंज कीजिए। ये थी एक जैसी बातें हैं। जहां एक जैसी बातें खत्म होती है, जहां नई बात आती है, वहां पैराग्राफ चेंज कर दीजिए, लाइन चेंज कर दीजिए। पहले वाली लाइन यदि यहां खत्म हो रही है, अगले वाली लाइन को यहां से शुरू कर दीजिए, बीच में से शुरू कर दीजिए, ताकि पढ़ने वाले को लगे कि यहां इसने कुछ चेंज किया है, गियर चेंज हुआ है इसका। वापस लिख दीजिए। हालांकि इन समानताओं के बावजूद या ये समानताएं होते हुए भी इनमें कुछ असमानताएं भी है। जैसे जहां प्रताप का मुगल विरोध उसके राजतिलक के साथ शुरू हुआ तथा मृत्यु के बाद भी उसके बेटे अमर सिंह ने जारी रखा, वहीं चंद्रसेन का मुगल विरोध जहां नागौर दरबार के बाद शुरू होता है और उसकी मृत्यु के साथ ही समाप्त। प्रताप चावंड को एक स्थायी केंद्र बनाकर जनता तथा जनजातियों में राष्ट्रवादी भावनाएं भरने में सफल रहा तथा अकबर का प्रत्यक्ष सामना भी हल्दी घाटी तथा दिवेर में कर पाया। लेकिन चंद्रसेन ऐसे किसी स्थायी केंद्र की स्थापना नहीं कर पाया तथा प्रत्यक्ष सामना नहीं किया तथा उसने मारवाड़ की जनता में राष्ट्रवादी भावनाओं का संचार भी। वापस चेंज कीजिए। इन असमानताओं के बावजूद चंद्रसेन को मारवाड़ का प्रताप माना जा सकता है, क्योंकि उन दोनों की भौगोलिक परिस्थितियों में अंतर था। जहां प्रताप के पास एक पर्वतीय प्रदेश था जहां गुरिल्ला युद्ध को लंबे समय तक जारी रखा जा सकता था, वहीं चंद्रसेन एक मैदानी मरुस्थल के अंदर बैठा था जहां पर लंबे समय तक छापामार युद्ध नहीं किया। हमें यह भी मानना पड़ेगा कि प्रताप के पास भामाशाह और ताराचंद जैसे दानवीर साथियों का सहयोग था, लेकिन चंद्रसेन को हमेशा ही जन धन की कमी खलती रही। हम निष्कर्षतः यह कह सकते हैं कि निश्चित रूप से वह प्रताप का अग्रगामी राजा था, कालांतर में जिसे मारवाड़ के लोगों द्वारा इतना याद नहीं रखा गया, इसलिए हम उसे मारवाड़ का भूला बिसरा राजा भी कहते हैं। अब यकीन मानिए शब्द ज्यादा से ज्यादा 110 है, पर आपको चीजों को कनेक्ट करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। आप में से कोई कह सकता है कि सर आप जोड़ के पढ़ा दो, आप जोड़ जोड़ के लिखा दो, आप क्यों 5-5 पॉइंट लिखाते हो, 2.5 लिखा दो, पर फिर खींचड़ी बन जाएगी, मैं समझा नहीं पाऊंगा। मुझे एक एक बात क्लियर करनी पड़ती है। देखो, एक पॉइंट ये है कि मुगल विरोध शुरू इस टाइम हुआ है, इसका इस टाइम शुरू हुआ है, इसका खत्म इस टाइम हुआ, इसका इस टाइम हुआ। मैं चाहता तो इन दोनों को एक साथ कर सकता था, पर नोट्स हमेशा ऐसे होने चाहिए किसी भी सब्जेक्ट के जो पढ़ने में इजी हो, पढ़ने में क्या हो, इजी लगे कि जब हम उनको याद करें कभी दोबारा तो अपने दिमाग में हाँ यार एक ये बात, एक ये बात, एक ये बात, एक ये बात। यदि नोट्स को आप इस प्रकार से कनेक्ट कर करके लिखना शुरू कर दोगे तो वो अजीब सा हो जाता है, इसलिए याद नहीं हो पाता। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि नोट्स हर बच्चे के याद हो जाते हैं, किताब किसी की याद नहीं होती। बच्चे मेरे से हमेशा पूछते रहते हैं सर बुक कौन सी पढ़े, मैं इसीलिए कहता हूं कि अरे बुक क्या करेगा पढ़ के, बुक कभी भी याद नहीं कर पाएगा तू, उसका अंतिम समय में रिवीजन नहीं कर पाएगा। ये तेरे याद भी होंगे, लास्ट टाइम में तेरा रिवीजन भी होगा। जिस दिन मैं पूरा पढ़ा दूं, ये तुझे ढंग से याद हो जाए, उस दिन कोई बुक लेके बैठ जाना, तो पढ़ लेना। उस दिन बुक पढ़ने में भी मजा आएगा क्योंकि सारे नोट्स तेरे को याद होंगे। बुक की मैक्सिमम चीजें वही होगी जो नोट्स के अंदर है। फिर यदि 2-3 चीजें नई भी होगी बुक्स में तो तेरे सामने उभर उभर के आएगी और तुझे लगेगा हाँ यार ये लाइन तो नोट्स में, ये लाइन तो नोट्स में, ये लाइन तो नोट्स में। अब मुझे जैसे अब पढ़ाते हुए कई साल हो गए, मुझे आप हिस्ट्री की कोई किताब ला दो, कोई किताब राजस्थान हिस्ट्री की, मुझे लगता है ये किताब मैं एक दिन में खत्म कर लूंगा। बोले एक दिन ज्यादा यार, 3-4 घंटे पढ़ेंगे तो खत्म कर लेंगे, क्योंकि मुझे पता है कि इस एक पेज में जो 15 लाइनें लिखी हुई है, जो 150 शब्द लिखे हुए हैं, इनमें से 148 मुझे आते हैं। ज्यादा से ज्यादा इसने को 2 शब्द नहीं लिख दिए होंगे, कोई 2 बातें नहीं बता दी होगी, तो अपने लायक पेज में जानकारी तो 2 बची। और जब आपको चीजें आती और जब आप दोबारा पढ़ते हो किन्हीं को, तो आपको वो 2 जो नहीं आते हैं वो जल्दी दिखते हैं, उभर के आपके सामने आते हैं, यार ये तो अपन ने पढ़ा ही नहीं था, ये तो अपन ने पढ़ा ही नहीं था अपने आप। तो वो चीजें आप वहां कर लेंगे, पर सोचना सीखिए, मनन करना सीखिए।
ये पढ़ाई याद करने से ज्यादा, पढ़ने से ज्यादा मनन करने की है। मैंने दिन पहले ही क्लास में बताया था कि पढ़ाई वो नहीं है जो किताब खोल के की जाए, पढ़ाई वह है जो किताब बंद करने के बाद की जाए। यदि रात को सोते टाइम आपके दिमाग में ये चीजें घूमती है कि चंद्रसेन वाले क्वेश्चन को मैं और किस प्रकार से लिख सकता था, पहले असमानता लिख के फिर समानता लिखता तो ठीक नहीं रहता क्या? उन 3 समानताओं को जोड़ के पहले लिख देता और वो 2 वाली ऊपर वाली नीचे लिख देता तो ज्यादा ठीक नहीं रहता क्या? वो एक जो लास्ट में लाइन लिखी थी कि निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं, उसकी जगह खाली ये लिखता कि निष्कर्ष तय, तो 5 शब्द कम नहीं कर सकता था? ये मेंटल एबिलिटी होनी चाहिए, दिमाग की कसरत है। ये किताब का खेल नहीं है, कलम और पेल का खेल खत्म है। यहां पर जो अपने दिमाग में जितनी ज्यादा कसरत करेगा इन चीजों की, वो उतना ज्यादा सफल होगा। लिखना कोई बड़ी बात नहीं है, सीख जाओगे। पहला था हम 15-16 महीने तक लिखेंगे। मैं हमेशा बताता रहता हूं कि प्री के एग्जाम में तो 150 क्वेश्चन आते हैं, 130, 32, 35 क्वेश्चन अपने नोट्स में से होते हैं। 125 मान लो, कभी ऊपर नीचे हो जाए, पर 125 के आसपास क्वेश्चन इनमें से आ जाते हैं। मतलब कहने का मतलब है कि 25-30 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो अपने नोट्स में से नहीं। पर अपने कहते हैं यार पास होने के लिए तो 70 चाहिए, जिसके 70 क्वेश्चन सही हो गए वो क्या हो गया? पास। तो 125 में से भी 70 कर लेंगे तो भी प्री तो अपना निकल ही जाएगा। मेंस के लिए मैं आपको गारंटी देता हूं कि जितने क्वेश्चन आएंगे वो केवल नोट्स में से आएंगे, इसके अलावा कुछ भी नहीं आएगा, सिंगल क्वेश्चन भी नहीं आएगा। स्टूडेंट मेरे से आगे पूछता है जब सारे नोट्स में से ही आएंगे तो सारे पास क्यों नहीं हो जाते? मतलब यही कहता हूं क्योंकि सारे दिमाग में कसरत कहां करते हैं, सबके दिमाग में ढांचा कहां बनता है कि किसी क्वेश्चन को कैसे लिखना है। ये ढांचा वो पेपर में बैठ के बनाता है, इसलिए या तो उसका पेपर छूट जाता है या वहां पे वो ढांचा सही नहीं बना पाता। स्प्रिंग बोर्ड से हर साल सबसे अधिक सिलेक्शन होते हैं। ऐसा नहीं कि हम कोई घोल के पिला देते हैं या कोई दूसरा कोई टीचर है वो कोई गलत पढ़ाता होगा। सब अकबर के बाप को हुमायूं पढ़ाते हैं। ये तो है कि हमने हुमायूं पढ़ाया, बाकी कोचिंग वालों ने हुमायूं पढ़ाया नहीं, उनको आता नहीं है। केवल हमें अकबर आके कान में बता गया था कि पापा हुमायूं है, और किसी को मत बता देना। ऐसा तो होता नहीं। फिर क्यों हो जाते हैं? मैं हमेशा कहता हूं, मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया राज प्रशस्ति के बारे में, 50 शब्द लिखिए। आप लिख के लाए, मैंने ज्यादातर की एक गलती निकाली, रणछोड़ बड़ तेलंग का नाम नहीं लिखा रहे तुमने। क्यों नहीं लिखा आपने पता है? क्योंकि मैंने जहां राज प्रशस्ति लिखवाई है वहां रणछोड़ बड़ तेलंग नहीं लिखा। नोट्स में रणछोड़ बड़ तेलंग अलग लिखा हुआ है, राज प्रशस्ति अलग लिखी हुई। मैंने जब क्वेश्चन में दिया कि राज प्रशस्ति लिखो, आपने राज प्रशस्ति पढ़ी और लिख ली। आपने ध्यान ही नहीं दिया कि इसका एक फैक्ट ऊपर भी लिखवा दिया था सर ने, अपने को वो भी लिख लेना चाहिए अपने आप। धीरे धीरे सीखोगे, आपको पता चलेगा। कल अपनी एक गलती निकली, अब अगली बार जब राज प्रशस्ति का क्वेश्चन आएगा, मैं कहता हूं और बाकी सब गलत हो सकता है पर रणछोड़ बड़ तेलंग पक्का लिख लोगे, लिख लोगे। एक कमी मैंने बताई। अब होगा क्या, थोड़े दिनों में हम आपको कह देंगे कि जैसे मैं कह रहा हूं, इस मंडे को हम आपके मेवाड़ मारवाड़ का टेस्ट लेंगे, ऑब्जेक्टिव। इस मंडे को ऑब्जेक्टिव टेस्ट लेंगे, मेवाड़ और मारवाड़। मैं थोड़े दिनों बाद में आपको कहूंगा सब्जेक्टिव लेंगे रे, ये राजस्थान जी की जीती पढ़ा दी, इसका सब्जेक्टिव लेंगे। सर सब्जेक्टिव ले लेना। सब्जेक्टिव वाले में टेस्ट सीरीज वाले वापस क्वेश्चन देंगे राज प्रशस्ति। एक बार मैंने लिखवा लिया, एक बार वो टेस्ट सीरीज वाला लिखवा लेगा आपसे। थोड़े दिनों में मेरी राजस्थान खत्म हो जाएगी, दूसरे सब्जेक्ट चालू हो जाएंगे। बीच में कभी कोई रिसेप्शन वाला आएगा और वो कहेगा कि राजस्थान का वापस टेस्ट है, पूरे का टेस्ट है, हिस्ट्रिकल्चर तैयार करके आ जाना। आप कहोगे हाँ ठीक, कोर्स हो रखा है, एक बार और टेस्ट ले लो। वापस उसके अंदर वापस वो राज प्रशस्ति पूछ लेंगे। क्वेश्चन मेंस के क्वेश्चन ले दे के सारे सब्जेक्ट के मिला के 500 है। 500 ही क्वेश्चन है आरपीसी के पास में, इतने ही सिलेबस में बनते और क्वेश्चन ही नहीं है। वो वापस राज प्रशस्ति पूछ लेगा। तीसरी बार आपका सिलेबस खत्म हो जाता है, आप प्री दे लेते हो, आप मेंस की टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हो। टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हो, टेस्ट सीरीज में वापस यहां पे पेपर लगता है, वापस किसी पेपर में राज प्रशस्ति आती है। चौथी बार, 4 बार हमने आपसे यहां लिखवा लिया, आरपीसी में वापस राज प्रशस्ति आती है। मैं ये नहीं कहता वहां पर एग्जैक्टली सही लिख के आ जाओगे, पर ये मानना कि जो 4 बार में गलतियां हमने निकाली वो वहां नहीं करोगे। मैं कहता हूं हर बार एक एक गलती निकाली, एक मैंने निकाली, 3 टेस्ट सीरीज वालों ने गलती निकाली। आपको तो पता चला कि ये 4 गलतियां तो कभी दोबारा नहीं, वहां पर ये 4 गलतियां आप नहीं करोगे। जिसने टेस्ट सीरीज नहीं दी वो 4 गलतियां कर देगा। फर्क इतना ही है। आप क्या लगता है कि राज प्रशस्ति केवल आपको आएगी और किसी को आएगी नहीं? मेंस के पेपर में एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होता जो बच्चा छोड़ के आता है। इसलिए मेंस का पेपर देने के बाद जब तक मेंस का रिजल्ट नहीं आता, हर स्टूडेंट खुद को एसडीएम मानता है, क्योंकि पेपर तो भर के आया था वो।
तो हर को लगता है भाई क्वेश्चन आए थे 40 में 40 के 40 लिख के आया था तो मेरा सिलेक्शन हो जाना चाहिए। वो ये नहीं देखता कि मैं क्या लिख के आया था, मैं वहां पे कचरा ही काट के आ गया था, मैं ढंग की एक भी बात नहीं लिख के आया था। राज प्रशस्ति मैं कहता हूं आप तो नहीं पढ़े होते ना तो भी आपको राज प्रशस्ति मैं दे देता, नहीं लिखवाता तो भी कुछ ना कुछ लिख ही देते। नाम से पता चलता है कोई राज सिंह टाइप के आदमी की होगी। राज प्रशस्ति से राज की जानकारी मिलती है, इसमें राज की प्रशंसा इसलिए इसको राज प्रशस्ति कहा जाता है। इसमें अत्यधिक प्रशंसा की गई है, केवल राज की नहीं बल्कि राज के राज की भी प्रशंसा की गई है। ये भी स्टूडेंट लिख के आ जाता है, वो भी आधा एक नंबर ले लेता है। इसमें भी चेक करने वाला आधा एक नंबर दे देता है। कॉपियां तमाम वो लोग चेक कर रहे होते हैं जो आपके बीए की कॉपियां चेक करते हैं। जो लोग आपके बीए की कॉपियां चेक करते हैं उन लोगों के पास ही वही कॉपियां होती है। इसलिए इतना भी कोई नहीं होता कि आरपीसी में कोई ऐसा धुरंधर बैठेगा जो आपकी गलतियों को देखता और करता है। पर एक में सब में ऐसी नॉर्मल बात होती है, उस किसी एक कॉपी के अंदर थोड़ा यूं सुव्यवस्थित ढंग से लिखा हुआ होता है, पढ़ने वाले का थोड़ा जीव ढंग का लगता है उस कॉपी के अंदर, वो आपको 2 की जगह 2.5 दे देता है, 2.5 की जगह 3 दे देता है। आधे आधे नंबर का ऐसा कोई डिफरेंस होता है। मैंने ये बात पहले भी कभी दोहराई होगी कि एक बंदा जो फेल हो गया, एक बंदा जो पास हो गया, उनका रिजल्ट चेक कर लेना आप, 2-4 नंबर का डिफरेंस मिलेगा, 10-15 नंबर का डिफरेंस मिल जाता है। ये तो अपना सामाजिक नजरिया ही वो है कि जैसे कोई सिलेक्ट हुआ तो अपने को लगता है कि ये भाई साहब भगवान के थोड़े से इधर उधर है, ज्यादा दूर तो नहीं है। और कोई फेल हो गया आपने उसको देख देंगे तू जीने के अधिकार तेरे को। बाकी आप दोनों के नंबर पूछ लो, वो मैंने कब बताया होगा, अपने को करंट वाली क्लासें लेते हैं विकास सर, बताई थी मैंने बात कभी यूट्यूब वाले चैनल पर विकास सर की क्लासें पढ़ी होगी, राजस्थान बजट वाली क्लास है वो, है ना क्लब, वो विकास सर क्लास। उनके इस बार 952 नंबर है। आईएएस में मेंस में कितने नंबर है उनके? 952 ही कट ऑफ गई। 952 वाले का सिलेक्शन हुआ और उनके कितने? 900। एक नंबर पे 2 लोग थे, विकास जी थे, एक बंदा और था, दोनों के 952, बंदा एक लेना है, वो दूसरा लिया गया, विकास जी नहीं लिए गए। क्योंकि विकास जी की एज कम थी, विकास जी की एज कम थी, तो कहा भाई ये बूढ़ा हो रहा है, पहले मौका दिया जाए यार, बुजुर्ग को कहीं ना कहीं तो मिले। आप यंग हो तो आपको तो अगला अटेम्प्ट और मिलेगा, आप अगली बार दे लेना। अंजलि बिड़ला जो कि माननीय लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला जी की बेटी है, जिनके नाम पर निठल्ले फेसबुकियों ने खूब कचरा काटा और लोगों ने लिखा कि उसने तो प्री नहीं दिया, उसने तो मेंस ही नहीं दिया, डायरेक्ट सेलेक्ट हो गई। नहीं, उसके प्री मेंस सब दिए हुए, इंटेलिजेंट लड़की है तब वहां तक पहुंची है वो। उसके 953 नंबर है। कितने नंबर है? 1 नंबर किसको कहते हैं? अंजलि बिड़ला का 1 नंबर ज्यादा है इसलिए पूरे भारत को पता चल गया। विकास जी का 1 नंबर कम है तो कोई नहीं जानता। अब मैं ये कह दूं कि यार तेरे को तो कुछ ही नहीं आता है, तो मैं कैसे कह सकता हूं, कैसे जीव मान जाए? मैं जानता हूं कि यार बंदे के नंबर तो उतने के उतने, जितने उधर आने थे उतने तो आए हैं। ये यदि एक दिन उम्र उससे ज्यादा होती तो ये सिलेक्ट होता, ये आईएएस होता। अपने कहते अरे बचपन से इंटेलिजेंट था। अब अपने को इसको अगला अटेम्प्ट देना पड़ेगा, अगले अटेम्प्ट का रिजल्ट आएगा, उसमें सिलेक्ट होगा, तब अपने कहेंगे कि नहीं हमें तो पहले दिख ही रहा था हो जाएगा। तो चीजें ज्यादा प्रभावित नहीं करती है, बहुत थोड़ी सी मार्जिन होता है। इसलिए सीखा कीजिए थोड़ी चीजें। लिखने का तरीका और मैं बताऊं, जिन बच्चों के इस बार अटेम्प्ट नहीं देना, और जो छोटे छोटे टाबर कहीं बैठे हो जिनको अटेम्प्ट नहीं देना है, और नहीं तो कम से कम प्रेमचंद की किताबें लाके पढ़ना शुरू कीजिए। भाषा बहुत बड़ी चीज है। आपकी भाषा और आपके विचार दोनों अभी इमेच्योर है, परिपक्वता नहीं है। न उस भाषा में परिपक्वता है, न विचारों में परिपक्वता है। इसलिए साहित्य पढ़ना शुरू कीजिए। वह व्यक्ति जिसका साहित्य नहीं पढ़ा हुआ होता नीरा पशु के समान होता है। इसलिए इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे इंग्लिश का साहित्य पढ़ा कीजिए, हिंदी वाले बच्चे हिंदी का साहित्य पढ़ा कीजिए। मैंने उन बच्चों के लिए बात इसलिए बोली कि जिनको इस बार अटेम्प्ट देना है तो ऐसी संभावना है कि वैकेंसी जल्दी आने वाली है। तो यदि वैकेंसी आ जाती है तो फिर अपने यार पढ़ाई के अंदर लगेंगे, वो काम तो अपने बाद में भी कर लेंगे। पर जिन बच्चों को इस बार अटेम्प्ट नहीं देना वो प्लीज प्रेमचंद जी को पढ़ें। हम तो जब दिलीप सर के पास शुरू में आया करते हम पूछते कि सर को जाकर पूछते कि बुक कौन सी पढ़े, सर कहते कल गोदान खरीद लेना और वो पढ़ लेना। रंगभूमि पढ़ना, कर्मभूमि पढ़ना, प्रेमचंद जी के उपन्यास है वे सारे पढ़े हुए हैं। विजयदान देथा की बातारी फुलवारी की 14 चैप्टर, वो 14 किताबें आती है, मेरी 14 की 14 पढ़ी हुई है। भाषा अच्छी होती है। दिलीप सर जब आंसर लिखवाते सर कहते कि यार कोई स्टूडेंट यदि एक लाइन है और उस एक लाइन के अंदर लिखता है कि कुंभा ने
सारंगपुर के युद्ध में महमूद खिलजी को हरा दिया था, है ना। अब आगे पूरे 100 शब्दों में तेरे कहीं भी हरा दिया शब्द नहीं आना चाहिए। तो सर, तो इस बार पराजित करना लिखना कि उसने बदनौर के युद्ध में चांपानेर संधि के गठबंधन को पराजित कर दिया था। अब आगे किसी लाइन में पराजित करना और हरा दिया गया नहीं आना चाहिए, और कोई शब्द सोचना। परास्त कर दिया था, उनका सपना चकना चूर कर दिया था, उन्हें वापस भेज दिया था। जो लिखना है वो लिख, पर यदि तेरे शब्दों का रिपीटेशन हो रहा है, इसका मतलब तुझे भाषा नहीं आती है। सब्जेक्ट बहुत दूर की बात है। ये मैच्योरिटी, ये परिपक्वता तब आती है जब हम खूब सारी इधर उधर की चीजें पढ़ते हैं। इसलिए साहित्य पढ़ने की हैबिट डालिए। और हिंदी में तो प्रेमचंद जी से महान कोई हुआ ही नहीं है। भारत के अंदर रह के यदि कोई प्रेमचंद जी को नहीं पढ़े तो भारत में रहना उसके लिए बहुत गलत बात है। एहसान फरामोश हो इस मिट्टी के प्रति। इंग्लिश वाले किसी अच्छे राइटर को पढ़ना, चेतन भगत को नहीं, है ना। आप इंग्लिश वालों के साथ बहुत बुरी समस्या है। आप या तो शशि थरूर को पढ़ते हैं जो बहुत बकवास आदमी है, जो इतनी टफ इंग्लिश लिखता है जिसका कोई मतलब नहीं है, या आप इतना इजी पे आ जाते हैं कि उस चेतन भगत को पढ़ते हैं जिसको हम भी पढ़ लेते हैं। आप प्रेमचंद जी को कभी हिंदी में पढ़ के देखना। एक बहुत अच्छा कोट है प्रेमचंद जी का कहीं कि 7 शब्दों से बड़ा अक्षर नहीं होना चाहिए, 7 अक्षरों से बड़ा वाक्य नहीं होना चाहिए, 7 वाक्यों से बड़ा पैराग्राफ नहीं होना चाहिए। वो लेजेंडरी है अपने आप में कि ये नहीं लिखने ये बड़े बड़े शब्द, नॉर्मल परिष्कृत भाषा, बहुत सही सी भाषा का यूज करना है, संयमित। ये भी नहीं कि अपनी भाषा उस प्रकार की हो जाए कि पढ़ने वाले को 2 मिनट रुकना पड़े, क्या लिख दिया, आंसर है कि नहीं है, ऐसा भी नहीं हो। बहुत संयमित लिखे, पर इतनी चालू लैंग्वेज भी नहीं हो कि अखबारी लगे। हरा दिया था, हरा दिया था, हरा दिया था, महान था, महानतम था, क्या लिख रहे हैं हमेशा। इसलिए एक एक शब्द को पढ़ने के बाद में देखा कीजिए। आपको तो मैंने आंसर तो दिए। मुझे याद आता है हम शुरू शुरू में आया करते, दिलीप सर के पास जाते, सर क्वेश्चन लिखना है बताओ, तो सर कहते हैं कि पुराने पेपर उठाना, पुराने पेपर में से लिख लेना। लिख लेते। दूसरे दिन कहते सर के पास जाते, सर चेक करो। सर कहते ना, चेक तो नहीं करूंगा। 100 आंसर लिखने के बाद जब 101 वाला लिखे तब मेरे पास लाना, चेक करूंगा। 100 तक फाड़ फाड़ के फेंक देना, गलत लिखेगा। और हमने बात मानी है हमेशा कि हाँ 100 तो गलत है। लिखते, खुद ही पढ़ते, कमियां निकाल लेते, दोस्त को दिखा देते, वो 4 कमियां बता देता, फाड़ के फेंक देते। कभी को धीरे धीरे थोड़ा ढंग के लिखने शुरू हो गए तो सर को दिखाते, सर हमेशा उनमें कमियां ही निकालते। कभी एक आधी बार सर ने अच्छा बता दिया कि आज अच्छा है, उस दिन शाम को खाना ही नहीं बताता। तो मुझे याद है एक दिन हम ऑफिस में गए, हमने कहा सर पुराने पेपर तो खत्म हो गए, अब क्वेश्चन दो, कोई ढंग का क्वेश्चन दे दो, लिख के लाए। सर के कोई क्वेश्चन दिमाग में आने, कई देर सोचा और सोच के कहा शाहरुख खान पे लिखना। हम हंसे भी नहीं होंगे वापस, हम ठीक सर। मैं अगले दिन 200 शब्द शाहरुख खान पे लिख के लाया था। मैंने खूब सारे शाहरुख खान की मूवी देखी हुई थी, उनमें उसकी क्या भूमिका है, वो कैसी एक्टिंग करता है, कैसे रोल लेता है, उस पर ही लिखे थे। कम से कम विचारों का दिमाग तो खुलता है, संकुचित तो नहीं रहते कहीं पे, कूपमंडुकता तो नहीं आती है, सब बातें जानते तो है अपने। ये चीजें तभी आएगी जब अलग अलग चीजें एक्सप्लोर करोगे, अलग अलग चीजें पढ़ोगे। पहले बड़ी बात तो साहित्य पढ़ने की हैबिट डालिए, वरना मैं खूब सारे बच्चे देखता हूं आरएस में सिलेक्ट हो जाते। मैं कहता हूं सिलेक्ट हो जाओगे आप, इससे ही सिलेक्ट हो जाओगे। कुछ नहीं पढ़ोगे ना, नोट्स राइटर उठा के जाओगे तो भी सिलेक्ट हो जाओगे, पर वो जो एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट वाली चीज होती है ना, वो नहीं आ पाती। और कोई आरएस की तैयारी करे, बाद में पर्सनालिटी भी कांस्टेबल जैसी ही रहे बाद में, कि आदमी सोचे उसी प्रकार से, भाषा उसी प्रकार की रहे, तो फिर क्यों इधर मगजमारी की, फिर तो वही कर लेते अपने आप के अंदर। तो अपने आंसर को लिख के खुद वापस फाड़ दिया करो, खुद चेक किया करो। आज इन तीनों को वापस लिखना घर पे, मैंने जैसे बताया वैसे लिखना। मैं फिर कहता हूं गलती लिखोगे अब भी सही नहीं आएगा, सही आने में टाइम लगता है, बहुत धीरे 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 आएगा। मैं कहूंगा जिस दिन आरपीसी में लिख के आओगे उस दिन भी सही नहीं होगा, सही लिखा ही नहीं जा सकता कभी। वो दिलीप सर का एक बहुत अच्छा डायलॉग है, सर हमेशा हंसते थे कि कभी भी कोई भी अपने क्वेश्चन को अच्छा ना माने तो दिल चाहता है। मूवी में अक्षय खन्ना का एक डायलॉग है, अक्षय खन्ना से पूछा जाता है कि तुम्हारी सबसे अच्छी पेंटिंग कौन सी है, वो कहता है वो अभी बनानी बाकी है, वो अभी बनानी। जिस दिन कोई आदमी अपने काम को सर्वश्रेष्ठ समझ लेता है उस दिन अपने आगे बढ़ने की तमाम संभावनाएं समाप्त कर देता है। इसलिए सर और हमें एक बात कहते थे कि मान लो कई बार सर किसी क्वेश्चन को कहते अरे वेरी गुड, आज अच्छा लिखा है यार, क्लास में भी तालियां वालियां बज जाती है अपने लिए। हम क्या थोड़े से हुआ करते थे, क्लास में खड़े होकर सुनाते थे
कि भाई ये मैंने लिखा, ये लिखा। 60-70 लोग युवा करते तो 10 एक लिख के लाते, 10 एक सुना दिया करते। और सर कई बार अरे इसने जोरदार लिखा, हम तालियां बजा देकर जोरदार। फिर सर उसको कहते इस आंसर को यहीं फाड़ दे। क्यों सर, ये तो मेरा अच्छा है ना, ये तो मैं संभाल कर रखूं। नहीं, ये तो पक्का फाड़। क्योंकि यदि तेरे दिमाग में बैठ गया ये अच्छा है तो तू बाउंडेशन में बंध जाएगा और अगली बार भी तू इसको याद करके जाएगा और ऐसा ही लिखने का प्रयास करेगा। तू तेरे आगे बढ़ने की संभावनाएं खो देगा। तू ये मानना अगली बार और अच्छा लिख लेंगे। ये अच्छा क्या, अगली बार और अच्छा आ जाएगा अपने आप में, भाषा अच्छी आएगी, 4 चीजें तेरे दिमाग में और आएगी। जो पीछे लिखा था वो आगे लिखना है, जो आगे लिखा था वो पीछे लिखना। 2 चीजें, एक शब्दों को जोड़ना सीखे, शब्दों का रिपीटेशन ना किया जाए, हर लाइन को पढ़ने के बाद में दोबारा पढ़ा करें, लिखने के बाद में दोबारा पढ़ा करें कि यार कहां शब्दों को मैं इधर उधर कर सकता था इसके अंदर। पल्ले पड़ी भूमिका किसी आंसर के अंदर नहीं बनाने। कुंभा का आंसर लिखे हम लिख रहे हैं, उसके पापा का नाम मोकल था, उसकी मम्मी का नाम सौभाग्यवती परमार था। आपको लगता है कि उसके मम्मी और पापा का यह नाम होना उसकी उपलब्धियां हैं? क्या ये यदि हम 2 नहीं लिखें तो वो आंसर नहीं बनता है? आंसर करा उसकी उपलब्धियों के आलोक में इस कथन का मूल्यांकन कीजिए। तो उपलब्धियां बतानी, पापा मम्मी बताने? तो पापा मम्मी बताने ही आपको तो सबसे लास्ट में बता लेना। ये जो शुरुआत वाली फर्जी फर्जी लाइनें लिखते हो आप, वह तत्कालीन मेवाड़ का ही नहीं, तत्कालीन भारत का नहीं, तत्कालीन विश्व का सबसे बड़ा राजा था। जहां आपका आंसर खत्म होता है वहां लिख लिया करो। देखो शुरुआत में जब फर्जी लाइनें लिखते हैं तो पढ़ने वाले को यह लगता है आपको उत्तर आता नहीं है। अगले ने 5 लाइनें पढ़ी और 5 लाइनों में यह था कि कुंभा तत्कालीन भारत का सर्वश्रेष्ठ शासक था। इस कथन का मूल्यांकन उसकी सांस्कृतिक व राजनीतिक उपलब्धियों के आधार पर किया जा सकता है, क्योंकि कुंभा के समय में हमें राजनीतिक तथा सांस्कृतिक क्षेत्र में विकास दिखाई देता है। इस विकास के कारण ही वह न केवल मेवाड़ का बल्कि भारत का बल्कि विश्व का सर्वश्रेष्ठ शासक था। वह न केवल बहादुर बल्कि एक योद्धा, बल्कि सांस्कृतिक उपलब्धियों को बढ़ाने वाला, कला और संस्कृति को संरक्षण देने वाला एक महानतम शासक था, जो आज भी हमारे द्वारा याद किया जाता है। ये 5 लाइनें पढ़ते समय तक उसमें क्या धैर्य रहेगा? वो वहीं काटा मार दे आपके। वो लगता है क्या है, इसको उत्तर आता नहीं है, इसका मतलब मतलब पहली लाइन के अंदर जब उसके अंदर लिखा होता है कि सारंगपुर के युद्ध में महमूद खिलजी को हरा दिया, उसको लगता है अच्छा हिस्ट्री तो आती है, जो पता है सारंगपुर वाला युद्ध, उसका जीव जमता है, वो आपके आंसर को पढ़ के नंबर देता है। इसलिए ये शुरुआत वाली ये लाइनें तो बकवास बकवास होती है। ये भगवान जाने किसने बनाया कि ये शुरुआत में इंट्रोडक्शन देना चाहिए। और इंट्रोडक्शन दो भी तो ये थोड़ी होता है इंट्रोडक्शन। हम दिया करते थे 200 शब्दों वाले होते ना, तो हम दिया करते। ये 200 शब्दों का होता तो मैं हमेशा स्टूडेंट को सिखाता था कि यार ये क्वेश्चन आ जाए तो तू पहले 3 लाइनें 4 लाइनें ये लिखना। सारंगपुर और बदनौर युद्धों का विजेता, कोमा। मेवाड़ के 84 में से 32 किले बनाने वाला, कोमा। संगीत राज कामराज रतिसार जैसी संगीत की पुस्तकें लिखने वाला, कोमा। कान्हा व्यास मंडन गोविंद आदि विद्वानों का आश्रयदाता, कोमा। भगवान विष्णु का परम भागवत और आदि वरा की उपाधियां धारण करने वाला कुंभा वास्तव में मेवाड़ का सर्वश्रेष्ठ शासक था। ताकि पढ़ने वाले को ये लगे शुरुआत वाली 2 लाइनें देख के कि तुझे उत्तर तो आता है। तो वो सब बातें अब इन बातों को एक्सप्लेन करनी चाहिए। अब 2 लाइनों के बाद छोड़ दे, अब बता, अब वापस बता कि सारंगपुर के युद्ध में उसने महमूद खिलजी को हराकर विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। फिर अगली में वापस बता दूं, बदनौर युद्ध के अंदर उसने चांपानेर संधि के गठबंधन कुतुबुद्दीन शाह और महमूद खिलजी को परास्त कर दिया था। वह सिरोही के सैसमल देवड़ा और नागौर के मुजाहिद खान को भी हरा था। वापस पैराग्राफ लिख दे, सेम का सेम पैराग्राफ वापस लिख दे। पहले एक शब्द लिख दे, यहां पर पूरा लिख दे इसको। अब एक पैराग्राफ चेंज कर, पैराग्राफ चेंज करके संस्कृति वाला लिख दे। फिर लाइन चेंज कर, लाइन चेंज करके उसकी उपाधियां उपाधियां जो तेरे को मिलती है वो लिख दे। मैंने कल कईयों को कहा था कि आप लाइन ही चेंज नहीं कर रहे। एक लाइन यहां खत्म हो रही है कि आपने लिखा कुंभा ने सारंगपुर के युद्ध में महमूद खिलजी को हरा दिया था, फिर यहीं से बदनौर युद्ध में उसने इनको हरा दिया था, फिर यहीं लिख रहे हैं और उसने संगीत राज लिखी। ये तो कम से कम यहां आ जाए। युद्ध और किताब एक ही चीज थोड़ी है। फिर अखबार में अपने आंसर में क्या गैप हुआ? आंसर लिखते समय भी इतना इजी हो कि पढ़ने वाले को मजे आए। और बताऊं, एक काम करना सीखना। आंसर लिख दिया, कोई आंसर लिख दिया 100 शब्दों वाले बेसिकली, इधर कोई एक गोला बनाया कीजिए। सारंगपुर युद्ध, बदनौर युद्ध, पुस्तकें कोई 1-2 नाम, संगीत राज, रसिक प्रिया, विद्वान कोई 1-2 नाम, उनकी एक आधी किताब।
छोटे छोटे की पॉइंट्स बना के छोड़ दीजिए आप साइड के अंदर। इतनी छोटे छोटे से बनाना कि मिनट के अंदर खत्म हो जाए। आप पढ़ने वाले को यह कह रहे हैं कि टाइम है तब तो पूरा पढ़ लेना। बीवी ने कहा होगी शॉपिंग करने जाना, जल्दी में कॉपियां सल्टानी, तो ये तो देख ही लेना। आप अगले को एक इजी वे उपलब्ध करवा रहे हैं। आप यकीन मानिए अगला आपके उस मैप को देख के नंबर दे देगा। वो यही तो चेक करना चाह रहा है कि हिस्ट्री आती है कि नहीं है। उसको कौन सा सारंगपुर युद्ध पे आप पे पीएचडी करवानी है। और सारंगपुर युद्ध में कुंभा ने जीतने के बाद विजय स्तंभ का निर्माण करवाया। आप कुंभा वाले युद्ध में विजय स्तंभ की सारी विशेषताएं लिख देते हैं। अब मान लो कभी विजय स्तंभ पूछ लिया आपसे, तो वहां क्या लिखोगे? वो जो विशेषताएं हैं वो उस आंसर के लिए जब आपसे पूछा जाएगा कि चित्तौड़ के विजय स्तंभ पर 50 शब्दों में टिप्पणी लिखिए, तब लिखना आप सारंगपुर युद्ध के जीत की याद में मेवाड़ के राणा कुंभा द्वारा 122 फीट लंबा तथा 30 फीट चौड़ा 9 मंजिला एक इमारत बनाई गई, जिसके तीसरी मंजिल में 9 बार अरबी भाषा में अल्लाह शब्द लिखा हुआ है। जेता, पुंजा, नापा तथा पोमा उसके वास्तुकार थे। स्वरूप सिंह ने उसका पुनर्निर्माण करवाया। टोड उसे कुतुब मीनार से, फर्ग्यूसन उसे रोम के टार्जन टावर से तुलना करता है। राजस्थान की पहली इमारत जिस पर डाक टिकट जारी की गई, यह अभिनव भारत राजस्थान पुलिस तथा राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का प्रतीक चिन्ह है। मूर्तियों की बहुलता के कारण मूर्तियों का अजायब घर और भारतीय मूर्ति कला का विश्वकोश है। भगवान विष्णु को समर्पित होने के कारण विष्णु ध्वज या गरुड़ ध्वज है, तथा हम इसे कीर्ति स्तंभ नाम से भी जानते हैं। वहां लिखना जहां पे विजय स्तंभ पूछा जाए। क्वेश्चन पूछा हुआ है कुंभा का, अपने उसमें बीच में लिख रहे हैं। विजय स्तंभ भी बहुत अच्छी एक इमारत है पता है अपने को। और प्लीज ऐसे दोबारा कोई आंसर की शुरुआत ऐसे नहीं करेगा। हाँ हाँ हाँ, ये बीए में अपने वो सीखे हुए रहते हैं। और बीए में नहीं, अपने दिमाग में रहता ही है कि जब अगले ने पूछ लिया क्या आप कथन से सहमत, आपको लगता है जब इसने इतना दबाव बनाया, ये जो उत्तरदायित्व मेरे पर सौंपा है चंद्रसेन के बारे में, मैं नहीं कहूंगा तब तक चंद्रसेन मारवाड़ का प्रताप। कौन विश्वेश्वर नाथ रेऊ? आरपीसी मुझे कह रही है कि तुम बताओ प्लीज है या नहीं है। आरपीसी को पता ही नहीं है, तो आपने कहा हाँ है। आपने जो कहा है वैसा कुछ हुआ है और मैं इसे मानता हूं। ऐसे नहीं करना भाई। अपने कौन होते हैं मानने वाले? हिस्टोरियन ने, किसी ने कहा हिस्टोरियन वाला नाम लिखा जाए अपने आप में। पहले पढ़ी चीज है, अब पढ़ो, क्योंकि वो ऑनलाइन वाले बोर हो जाते हैं। क्या लिखा था लास्ट क्लास में?